नमस्कार मित्रों। और कैसे मस्त मज़े में, इंसान को मज़े में रहना चाहिए। आज संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम टॉपिक के साथ मैं कह रहा हूँ। इस टॉपिक को अलग अलग टीचर अलग अलग मोटे तौर पर अलग अलग टीचर अलग अलग ढंग से पढ़ाएंगे, लेकिन एंडिंग में कहने का मतलब एक ही अर्थ निकलता है। जो भी अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं, मैं मेरे ढंग से पढ़ाऊंगा, अलग कोई भी टीचर आएगा वो अलग अलग ढंग से पढ़ाएगा। इसलिए नंबर सिस्टम को सबसे पहले दो भागों में बांटते हैं। पहला रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, और एक और इसका भाग होता है अवास्तविक संख्या। रियल नंबर ये 10th सिलेबस में सभी के हैं। 10th तक 30 से लेके कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकता है, और कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहा है तो भी उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसको हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं रियल नंबर, और इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो वापस वास्तविक संख्या किसे कहती है? ऐसी संख्या जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे परिभाषा, ऐसी संख्या जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। अब देखो, वास्तविक संख्या ऐसी संख्या जिनको संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित किया कर सकते हैं, यानी कि जैसे संख्या रेखा ये है, इसके बीचों बीच 0 होता है, फिर 1 2 3, इस साइड माइनस में -1 -2, यहाँ ऋणात्मक संख्या, और 0 के इधर की ओर धनात्मक संख्या। तो अब 1 2 इसको संख्या रेखा पर, यह जरूरी नहीं है, यहाँ पर भी संख्या आती है, जैसे 1 2 है, 3 है, जैसे कोई भी संख्या यहाँ पर मतलब संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। और इमेजिनरी नंबर यानी कि इसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ऐसी संख्या जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता हो। ऐसी संख्या जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते उसे हम अवास्तविक संख्या कहते हैं। और जैसे इसका एग्जाम्पल मिलेगा, तो ये वैसे एग्जाम्पल ही है, और इसका एग्जाम्पल के लिए जैसे √2 है, √3 है, जैसे 6 -6 है, माइनस में √2, यानी कि कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ जो संख्या माइनस के अंदर और रूट में होती है, वर्ग में होती है, उसको हम अवास्तविक संख्या कहते हैं। आप देखो, इसको -2 को है, हम इसको इस ढंग से लिख सकते हैं -2 आयोटा, और -1 को हम -1 रूट के अंदर इसको हम आयोटा भी कहते हैं। इसको आप नोट कर सकते हो। यानी कि ऐसी संख्या जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हो, ऐसी संख्या कौन सी है? जो माइनस के अंदर होती है, रूट के अंदर।
जैसे -2 है, माइनस से है, जो भी कहने का मतलब रूट के अंदर माइनस में है उसको हम संख्या रेखा पर कभी भी प्रदर्शित नहीं कर सकते, सिर्फ इमेजिन कल्पना कर सकते हैं। ऐसी संख्याओं को हम अवास्तविक संख्या कहेंगे। अब आगे इसको आप लिख सकते हो, नोट कर लेना। आगे देखिए, आगे इसके बाद आती है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या यानी कि ऐसी संख्या जिसको वास्तविक और अवास्तविक दोनों संख्या सम्मिलित हो उसको हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ये मोटे तौर पर 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक बार ध्यान दे दें। ऐसी संख्या जिसमें वास्तविक तथा अवास्तविक संख्याएं सम्मिलित हो, वास्तविक तथा अवास्तविक संख्या सम्मिलित हो से ही हम कहने का मतलब सम्मिश्र संख्या कहते हैं। और सम्मिश्र संख्या को किस ढंग से, जैसे ऐसे है +7i, ये एक अवास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या होगी, और रियल नंबर ये है और ये होगी इमेजिनरी नंबर। तो ये रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं, घटाते हैं या फिर गुणा करते हैं तो ऐसी रूप को हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ये वैसे 10th सिलेबस तक नहीं है, फिर भी अगर कंपटीशन एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया सकता है। और इसको हम a + -bi के फॉर्म में लिख सकते हैं, फॉर्म में लिखते हैं। अब आगे देखिए, इसको आप नोट कर लेना। अब आगे देखिए, आगे वास्तविक संख्या कितने भागों में बांट सकते हैं, देखो आप। अब आती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के आप कितने भागों में, ये आप सभी के सिलेबस में बहुत ही ध्यान देना है। यहाँ पे इसको कहने का मतलब एक भाग होता है पूर्णांक संख्या, 2 भागों में बांटूंगा इसको। पूर्णांक संख्या है और एक होता है दशमलव संख्या। दशमलव संख्या सबसे पहले बात करते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर और इसको कहते हैं डेसिमल नंबर। पूर्णांक संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसको अंश बटा के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या है जिनको p बटा q को या फिर अंश बटा r को, वही बात है, जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहाँ q बराबर 1 हो, यानी हर उसके अंदर एक ही होता है। जैसे मैं नाम देता हूँ, 1 है, 1 बटे के अंदर 1 लिख सकते हो आप, 2 है, 3 है, 4 है, -2 है, -3 है, इस सभी का हर होता है और 1 होता है, बस ये ध्यान रखना। इसको हम पूर्णांक कहते हैं। ऐसी संख्या जिनको p बटा q यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हो, तथा जहाँ q अंश जो हर होता है वो 1 होता है, बस ये ध्यान रखना। उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। और दशमलव संख्या, जैसे एग्जाम्पल में दूं तो दशमलव संख्या वैसे आप जानते हो, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। पहले पूर्णांक संख्या को ले लेते हैं, उसके बाद जो दशमलव संख्या है उसको आगे नेक्स्ट
पार्ट के अंदर पढ़ा दूंगा मैं आपको। पूर्णांक संख्या है तो पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या की बात करते हैं तो पूर्णांक संख्या को मोटे तौर पर आप दो भागों में बांट सकते हो। देखो पूर्णांक संख्या को एक तो होती है ऋणात्मक संख्या और एक होती है धनात्मक संख्या और ऋणात्मक जिसको हम कह सकते हैं। नेगेटिव नंबर और नॉन नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर और नॉन नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, नेगेटिव नंबर कौन से है? -1 है, -2 है, यानी कि अगर संख्या रेखा की बात करें तो 0 के इधर वाले सभी संख्या -1, -2, -3 जितनी भी संख्या है उसको हम नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। और पॉजिटिव नंबर के अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इंफिनिट तक आप मान सकते हो। यानी कि आप -1 से स्टार्ट करके आगे तक जाओगे। 0 अब 0 की एक समस्या आती है, 0 अब ऋणात्मक हो गया या ऋणात्मक, तो 0 को आप इसमें शामिल करोगे, यानी 0, 1, 2, 3, 4 इंफिनिट तक जाओगे। तो इस संख्या का नाम आप क्या दोगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर्स किसे कहते हैं? जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। या अपनी बात से लिख सकते हो 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट अनंत तक जाती हो। 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हो उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। आगे देखिए, अब वापस आप पूर्णांक संख्या को प्रमाण किया, आगे आती है प्राकृत संख्या। अब वापस आगे पूर्णांक संख्या को हमने पहले 2 भागों में बांटा था, एक ऋणात्मक और एक अऋणात्मक। अब आप 2 भागों में बांट सकते हो, ऋणात्मक संख्या तथा धनात्मक संख्या। ऋणात्मक और धनात्मक। जो पिछली बार यहाँ पे अऋणात्मक था वो अलग था और धनात्मक है वो अलग है, ये ध्यान रखना। धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर कौन से होंगे? 1, 2, 3 अनंत तक जाती है। और नेगेटिव नंबर -1, -2, -3 अनंत तक इंफिनिट। अब देखो इसको हम एक नाम दे देंगे प्राकृत संख्या। और देखो 0 है, 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, इस बात का ध्यान रखना। 0 is neither negative nor positive। 0 न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हो उस संख्या को आप नाम देते हो प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या को इंग्लिश में आप कह सकते हो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या है? 1 से शुरू होकर अनंत तक जाते हो उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब देखो आगे, ये जैसे परिभाषा आप लिख सकते हो, जो 0 से शुरू होकर जो संख्या 1 से शुरू होकर
अनंत तक जाती हो, अनंत तक जाती हो, अनंत तक जाती हो, जहाँ तक श्रृंखला आगे बढ़ती जाती हो उसको हम कहते हैं धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या और धनात्मक संख्याओं को हम कहेंगे नेचुरल नंबर, यानी एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृत संख्या, और जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। इस दोनों में ध्यान रखना, कंफ्यूजन जिसके साथ जीरो है वो पूर्ण संख्या है, और जीरो साथ नहीं है उसको हम कहते हैं प्राकृत संख्या। अब आगे देखो, अब वापस पूर्णांक संख्या को आप और बांट सकते हो, ये सब पूर्णांक भाग है, जो पूर्ण संख्या है, जो प्राकृत संख्या है, ये सब पूर्णांक संख्याओं के भाग है। अब आगे आता है इस दो भागों को और भागों में डिवाइड आप कर सकते हो, सम संख्या आती है और एक आती है विषम संख्या। वैसे इसकी परिभाषा आप सब जानते होंगे, विषम संख्या किसे कहते हैं? इवन नंबर, यानी ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो इसे सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो उसको सम संख्या कहते हैं, तथा ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, आगे तक आप जा सकते हो। यानी अगर माइनस में भी कोई संख्या -2 है, -3 है, तो भी इसके अंदर सम संख्या गिनी जाएगी। और अगर 1 है, 3 है, 5 है, आगे तक जाते हैं उसको हम विषम संख्या कहते हैं। अब आगे देखिए, और इसको सम संख्या को आप 2k के फॉर्म में लिख सकते हो, सम संख्याओं को आप 2k के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि 2k के रूप में k की जगह आप कोई भी पूर्णांक मान सकते हो, p मान सकते हो, x मान सकते हो, तो 2k के फॉर्म में लिख सकते हो। इस बात का ध्यान रखना। और इन संख्याओं को आप 2k + 1 के रूप में लिख सकते हो। इसको आप 2k के फॉर्म में लिख सकते हो और इसको 2k + 1 के फॉर्म में लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो आगे देखो, इससे k की जगह आप कोई भी पूर्णांक या पूर्ण संख्या मान सकते हो, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, जो भी मान सकते हो। और इसको जो भी होगी वो 2 का गुणज होगा, और ये है जो 2 के गुणज में 1 जोड़ोगे तब विषम संख्या बन जाएगी, तभी ये विषम संख्या हो जाएगी और ये सम संख्या हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखना। ये सम संख्या और विषम संख्या समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। वैसे सिंपल ही है। तब आगे देखिए, आगे आता है हमारा टॉपिक। और एक और बात है, अगर आप किसी सम संख्या और सम संख्या को जोड़ोगे, सम संख्या प्लस सम संख्या को जोड़ोगे, तो आपको जोड़ के रूप में जो प्राप्त होगी वह सम संख्या ही प्राप्त होगी। इस बात का ध्यान रखना। सम और सम को जोड़ोगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगी। और अगर एक सम संख्या प्लस एक विषम संख्या को जोड़ोगे, सम संख्या और विषम संख्या को अगर आपस में जोड़ोगे तो आपको विषम संख्या प्राप्त होगी। और विषम को जोड़ोगे, विषम प्लस विषम को अगर आप ऐड करोगे तो ध्यान रखना विषम संख्या ही प्राप्त होगी। यानी सम और सम को अगर जोड़ रहे हो तो सम संख्या और सम और एक विषम संख्या को अगर जोड़ रहे हो तो विषम संख्या प्राप्त होगी, और विषम और विषम को जोड़ रहे हो तो सम संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार अगर घटा रहे हो तो भी
यही प्रक्रिया बढ़ेगी। अगर सम और सम में से सम को घटा रहे हो तो भी सम संख्या ही प्राप्त होगी, और सम में से विषम को घटा रहे हो तो भी विषम संख्या प्राप्त होगी, और विषम से कर रहे हो तो सम संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार अगर आप कहने का मतलब गुणा भी कर रहे हो इवन नंबर, अगर सम संख्याओं का गुणा सम संख्या से कर रहे हो तो आपको सम संख्या में ही आंसर प्राप्त होगा। और अगर एक संख्या सम हो और एक संख्या विषम का अगर आप गुणा कर रहे हो, एक संख्या सम ले रहे हो और एक संख्या विषम ले रहे हो तो भी आपको सम संख्या ही प्राप्त होगी। और अगर आप किसी विषम और विषम का गुणा कर रहे हो, विषम और विषम का गुणा कर रहे हो तो विषम संख्या प्राप्त होगी। इस बात में विशेष रूप से ध्यान रखना। अगर विषम और विषम का गुणा कर रहे हो तो विषम संख्या प्राप्त होगी, और सम और विषम का गुणा कर रहे हो तो सम संख्या, और सम और सम का कर रहे हो तो सम संख्या प्राप्त होगी। अब आगे देखो, आगे आती है अभाज्य संख्या। जो महत्वपूर्ण है, बहुत ही ध्यान देने की है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इस बात पे पूरा ध्यान देना। ये भी एक प्राकृत संख्या का भाग है। जो प्राकृत संख्या हमने पढ़ाया था, एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, और प्राकृत संख्याओं को दो भागों में बांट सकते हैं आप। देखो प्राकृत संख्या क्या है, इसके अंदर एक भाग आता है अभाज्य संख्या, और एक होती है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वह संख्या है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वह संख्या है जिनमें एक तथा सव्यम के अलावा या अतिरिक्त, वे संख्या जिनमें एक तथा सव्यम के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे आप अभाज्य संख्या कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। वे संख्या जो एक है तथा सव्यम को छोड़कर किसी अतिरिक्त संख्या यानी कि इन दो संख्याओं के अलावा किसी भी संख्या से अगर विभाजित नहीं होती है उसको आप इस अभाज्य संख्या कहते हैं। और कुल मिला के वे संख्या जिनके गुणनखंड सिर्फ दो ही होते हैं, वो यानी कि वे संख्या है जिनके गुणनखंड दो, गुणनखंड दो, एक तो एक और एक संख्या सव्यम, इसके अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होता है, उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। इसका अगर एग्जांपल दूं तो देखो, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे आप ये सभी, जैसे 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ये सभी अभाज्य संख्या है। इसका आप सेकंड लो, जैसे कोई दो संख्या, दो के अंदर एक तो एक का जाता है और एक संख्या सव्यम यानी कि 2 का, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो आप चेक कर सकते हो 2, 3, 5 ये तो सबसे। और 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी एक अभाज्य संख्या, केवल एकमात्र एक ऐसी संख्या है जो 2 सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो यानी कि आप नोट करके आप लिख सकते हो 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है।
दो है वह सम होते हुए भी एकमात्र एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कोई भी गणित मतलब सम संख्या है वो अभाज्य संख्या नहीं है। और एक से 50 के मध्य यानी 100 भी मान लो, 1 से 100 के मध्य अभाज्य संख्या 25 है। इस बात का ध्यान रखना। और आप आगे भी निकाल सकते हो, 1 से 50 के मध्य निकाल सकते हो, 1 से 100 के मध्य कौन से है वो आप निकाल सकते हो। ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाना। और दो का जिसके गुणनखंड में दो ही टुकड़े होते हैं वो अभाज्य संख्या के अंदर आएगा। अब भाज्य संख्या की बात करें तो वे संख्या जिनमें एक तथा सवयव के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित होती हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जिनमें एक तथा सवयव के अतिरिक्त और अन्य संख्याओं से विभाजित होती हो उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 4 है, 9 है, 12 है, ऐसे सारे हो सकते हैं। 4 के अंदर देखो एक का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है और सवयव 4 का जाता है। यानी कि आप कह सकते हो कम से कम ऐसी संख्या है जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो। कम से कम 3 गुणनखंड हो। कम से कम 3 गुणनखंड ऐसी संख्या जिनकी कम से कम ज्यादा हो, 3 से ज्यादा 4 5 होगा तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम 3 होना जरूरी है। उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को आप इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब देखो, अब एक आता है नंबर 1। एक नंबर है जो न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य। ये भी आप नीचे लिख लेना नोट करके। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे आप लिख लेना नोट करके। सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, इस बात का ध्यान रखना। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। लिख लेना आप। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 ही होती है। लिखना यहाँ पर भी एक लाइन लिख लेना। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 2 विषम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ये लिख लो बस।
अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया होगा, वह संख्या जिनको एक तथा सदैव के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हो, और वह संख्या जिनके गुणनखंड 2 हो, और दो एकमात्र एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या, सम होते हुए भी एक अभाज्य संख्या है, और 1 से 100 के मध्य 25 अभाज्य संख्या होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वो है 2। और इसी प्रकार वे संख्या जिनमें एक तथा सवयव के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है, उनसे आप भाज्य संख्या कहोगे, और भाज्य संख्या 4 है, 9 है, 12 है, 15 है, 16 है जैसे। और ऐसी संख्या जिनमें कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, जिसके टुकड़े 3 होते हो, वह हमेशा भाज्य, 3 कम से कम होते हो, 3 से ज्यादा होते हैं तो भी भाज्य संख्या 3 तो होने ही जरूरी है भाज्य संख्या के अंदर। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। और एक और बात ध्यान रखना, 1 से 100 के मध्य 1 से 100 के मध्य भाज्य संख्याओं की संख्या 74 होती है, न कि 75, क्योंकि 1 है वह न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। अब आगे की ओर अब सबसे पहले मैंने पढ़ाया था, सबसे पहले वास्तविक संख्या के अंदर मैंने आपको पढ़ाया, एक बार दोबारा पढ़ा देता है। वास्तविक संख्या के अंदर 2 भागों में बांटा था, पूर्णांक संख्या और पूर्णांक संख्या में मैंने आपको लिखाया था जो p/q के रूप में हो और q बराबर 1 हो। पूर्णांक संख्या के अलग अलग टुकड़े हैं। सबसे पहला था पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। इस सभी पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, इस सभी की परिभाषा आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना, और दशमलव संख्याओं के अंदर आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।